नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फायर सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हजार्ड, खतरों के प्रकार। ये टॉपिक मैंने पिछली क्लासेज में आपको नहीं करवाया था, अब इसको करवा रहा हूँ, तो केवल रिवीजन वाले फ़ोल्डर में ही ये आपको मिल रहा है। जो पहले से क्लासेज थी उसमें नहीं है, सो आप रिवीजन वाला फ़ोल्डर टाइम टू टाइम देख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आजकल इस टॉपिक में से क्वेश्चन पेपर में आने लग गए हैं। रिसेंटली पंजाब का जो पेपर हुआ था PSPCL का अक्टूबर नवंबर 2021 में, उसमें सवाल पूछे गए। उसके बाद NVS के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, एंड एक और पेपर मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, इसरो या इस तरह का कोई क्वेश्चन था, उसमें पूछा, एंड राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आया। एक क्लास इस टॉपिक पर मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें लेटेस्ट जितने भी ये लेटेस्ट अपने चिन्ह होते हैं उनके बारे में था, रोड सेफ्टी साइन भी और सिग्नल। आज बात करेंगे खतरों के विभिन्न प्रकार के बारे में। मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, नोट ज़रूर करना चीज़ों को आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स सभी के पास होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस बार तो मैं पूरा वक्त दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए। हाँ, कोई सुझाव हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, ठीक है ना। कल 2-3 मैसेज आए थे, 2-3 तो क्या सॉरी, एक ही बच्चे ने मैसेज किए थे 2-3 कि जी टाइम बढ़ाइए क्लास का। दोस्तों, मैं क्लास का टाइम नहीं, क्लास के टॉपिक के अनुसार चलता हूँ। आज की इस क्लास में एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो देखो ज़रा, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश वाला अपने हिसाब से टाइटल डाल देना, मैं बता दूंगा ज़रूर। दोस्तों, हिंदी नाम है व्यावसायिक खतरों के प्रकार। इंग्लिश में लिखना है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। और दूसरा आज टॉपिक कराऊंगा वो है NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है, उन्होंने खतरों को 4 भागों में बांटा है। दोस्तों, जो व्यावसायिक खतरे होते हैं इनको ओवरऑल 8 भागों में बांटा गया है। माय डियर, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पहले मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ देख लूँ कि यहाँ तक का बोर्ड दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक ठाक है, इतनी दूर सब कुछ सही है ना। 8 नामकरण करते हैं पहले, तो हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे तो फिर एडजस्टमेंट और बिठाएंगे। कितने हो गए, 2 3 5 6 7 और ये लो भाई 8। व्यावसायिक खतरों को 8 भागों में बांटा गया है, और NFPA चार्ट के अनुसार खतरों को 4 भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों, इन 8 खतरों की कैटेगरी कौन कौन सी है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला है फिजिकल। फिजिकल को हिंदी में बोलते हैं शारीरिक खतरा, ठीक है, जिससे शरीर को सीधा नुकसान हो। फिजिकल को दोस्तों हिंदी में भौतिक खतरा भी बोलते हैं, तो आप इसी को जो है ना दूसरा नाम दे सकते हैं भौतिक खतरा, क्योंकि इंग्लिश में फिजिकल शब्द जो है ना उसका हिंदी शारीरिक भी बनता है और उसी का हिंदी जो है वो भौतिक शब्द ही बनता है। यानी ये वो खतरे हैं जिनसे सीधा सीधा फिजिकल इफेक्ट आ रहा है, शरीर पर फर्क पड़ रहा है सीधा सीधा, तो ये दूसरा है रासायनिक खतरा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नाम तो समझ ही जाओगे। दोस्तों, रासायनिक खतरा है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे केमिकल हैजर्ड, और इसका कोई शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश का शब्द नहीं है। बहुत सारे खतरे होते हैं और भी इसमें, कुल मिलाकर के अपन जो आज की इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है 8 प्रकार के खतरे, शारीरिक, रासायनिक। उसके बाद में जो नंबर 3 पर दोस्तों आता है वो मैं ले लेता हूँ, इसी में एक और है, और वो है जैविक खतरा। जैविक लिख दो या जीव विज्ञान से लिख देना, एक ही है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बताऊं तो वो है बायोलॉजिकल बनेगा इंग्लिश का शब्द, ठीक है। कौन सा लिखोगे, बायोलॉजिकल हैजर्ड लिख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पर जो आता है, अब थोड़ा सा इसको नीचे ले लूँ मैं, आप नोट्स बनाते समय अच्छे से लिख लेना, जैसे भी आपको सही लगे। ये है दोस्तों साइकोलॉजिकल, ठीक है, सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं है, ये है फिजिकोलॉजिकल है, यानी शरीर या शारीरिक विज्ञान से संबंधित है। ये शारीरिक विज्ञान का मतलब है, शॉर्ट भाषा में बोले तो ये है बॉडी लैंग्वेज, टाइम के साथ शरीर पर जो फर्क पड़ता है,
भाई एक 20-25 साल का युवा काम करता है और एक वही 50-55 साल का जब एक वर्कर होता है, दोनों की काम करने का तरीका किसी भी इंडस्ट्री में समझ लीजिए, मान लो लाइन में नहीं हो राजस्थान में, तो पोल पर चढ़ना क्या 20 साल वाले का संभव है कि 50 साल वाले का है? अपन समझ गए, ये उस विज्ञान की बात करें। तो शारीरिक विज्ञान वाले खतरे ये कौन कौन से हैं? उसके बाद में है मनोवैज्ञानिक खतरे, ठीक है। तो मनोविज्ञान से खतरा कौन कौन सा है, यानी मानसिक रूप से। बहुत सारे बच्चे मेंटली होते हैं कि जी मेरा तो सिलेक्शन कौन ही हुआ गुरुजी, है राजस्थान में है ना ऐसे। खैर मेरे साथ तो ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी ये शायद राजस्थान वाली भाषा कम ही समझ आ रही होगी उनको। मैं वेस्ट बंगाल वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, उनको तो। मनोविज्ञान के बाद में अगला जो दोस्तों इसमें अपन ने पार्ट में रखा है वो है मैकेनिकल खतरा। मैकेनिकल को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक। यांत्रिक खतरा यानी मैकेनिकल खतरा इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में अपना विद्युत वाला खतरा, अपना तो सॉरी क्या है पर इलेक्ट्रिकल वाला है, सॉरी विद्युत खतरा यानी इलेक्ट्रिकल वाला खतरा। और दोस्तों जो 8वां जो रखा गया है इसमें है एर्गोनॉमिक, मतलब श्रम दक्षता से संबंधित खतरा। इंग्लिश में लिखते हैं एर्गोनॉमिक। एक बार इंग्लिश दोबारा बताऊं क्या? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, शारीरिक विज्ञान का मतलब है जियोलॉजिकल लिखा है, पता नहीं साइकोलॉजिकल लिखा है। साइकोलॉजिकल तो मनोविज्ञान हो गया, खैर यांत्रिक का हो गया, मैकेनिकल, विद्युत का हो गया, इलेक्ट्रिकल और श्रम दक्षता का हो गया ऑर्गेनिक, ठीक है, अर्गोनॉमिक है सॉरी। तो ये है खतरों के प्रकार। अब इनमें देखो कौन कौन सा आता है जो कि पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों शारीरिक खतरों में आता है शोर, नॉइस आता है इसमें, क्योंकि शोर से सीधा सीधा कान जो है वो प्रभावित होते हैं, तो शरीर का कोई अंग ही प्रभावित हुआ ना, इसीलिए आपको इससे बचना है। तो इस खतरे से बचने के लिए आपको कौन सा पीपीई किट काम में लेनी है, कौन सा पीपीई टूल काम में लेना है? ईयर प्लग्स काम में लेने हैं, जो प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया। ये दोनों क्लासेज आप एक साथ अगर जोड़ करके देखें तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ पाओगे, चीज़ें ज़रूरी भी होती है। यानी सेफ्टी फायर ऑक्यूपेशन वाला जो चैप्टर हमने रिवीजन के नाम से स्टार्ट किया, आप क्लास 1 और 2 को देखिए। अगर आप इस क्लास पर सीधे आए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि एक स्टेप बैक जाइए, 40-50 मिनट की वो क्लास है, उसको देख कर आइए। उसके बाद में है दोस्तों गर्म एंड ठंडा, कोल्ड एवं हॉट। तो ये जो है ना, ये ऑप्शंस में थे। PSPCL ASSC की बात कर रहा हूँ, पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसमें, सॉरी पावर सीधा कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन नहीं था, PSPCL की बात कर रहा हूँ, PSTCL नहीं, SSC में था, सब स्टेशन अटेंडेड में। उसके बाद में देखो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को हिंदी में लिखते हैं कंपन। शोर, गर्म ठंडा यानी हॉट एंड कोल्ड, कंपन, कंपन को इंग्लिश में लिखते हैं वाइब्रेशन। मैं हिंदी लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश वाला लिख लेना। उसके बाद में है आयनीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। आयनीकरण लिख लो या विकिरण लिख लो, है ना, इन विकिरणों से भी सीधा फर्क पड़ता है। और उसके बाद में है दोस्तों सजावट। सजावट का शारीरिक खतरा कैसे है? जैसे मान लो लाइटिंग इतनी तेज़ है तो वो आँखों को सीधा प्रभावित कर रही है, जो भी हो सकते हैं। यानी शारीरिक खतरों में कौन कौन से खतरे आते हैं? शोर, गर्म ठंडा यानी हॉट एंड कोल्ड, कंपन यानी वाइब्रेशन, आयनीकरण या विकिरण यानी रेडिएशन, और सजावट। अब आ जाइए केमिकल वाले पर दोस्तों। केमिकल वालों में 3-4 तरीके के खतरे आते हैं। नंबर 1 आता है ज्वलनशील, है ना, कोई ऐसा केमिकल हो जो आग पकड़ ले, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। आप काम कर रहे थे, केमिकल ने आग पकड़ ली, लेब से बाहर निकलने नहीं दे रहे, मान लो, है कि नहीं। अपने प्लांट में केमिकल लेब है, कई बार हुआ है कि एसिड गिर गया अफसरों के ऊपर। उसके बाद में विस्फोटक, ऐसा केमिकल है जिसमें ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, है ना, काम कर रहे थे, फट गया, प्रॉब्लम हो गई ना, वर्कर का सीधा सीधा फर्क आया कि नहीं आया। विषाक्त, विषाक्त को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक या जहरीला बोल सकते हो, जैसे क्लोरीन है कि नहीं। अगर लीकेज हो गई तो फेफड़े तुरंत ख़राब कर देती है क्लोरीन, तो है ना। जब भी केमिकल प्लांट में ड्यूटी लगे तो फिर यही कहा जाता है कि गर्म कपड़ा गीला करके
सॉरी गर्म कपड़ा नहीं, गीला कपड़ा एक मास्क के रूप में पहन करके जाएं क्लोरीनेटर बूस्टर पर जब भी काम करने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। विषाक्त यानी जहरीली गैसें कहीं हो सकती है। उसके बाद में क्षयकारी लिखा है, यानी सीधा सीधा फ़र्क डालता हो। जैसे अमोनिया होता है, अपने प्लांट में अमोनिया, हाइड्रोजन और फास्फेट की डोजिंग होती है। क्लोरीन की डोजिंग होती है, वो भी तो अलग प्लांट में होती है, और अमोनिया, फास्फेट और हाइड्रोजन इनकी डोजिंग अलग होती है। तो वो प्रॉब्लम करता है अमोनिया कई बार, जब वो मिक्सर आता है ना अमोनिया का, तो इस दौरान इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ गैस निकलती है, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। एंड उसके बाद में है दोस्तों रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी तो शायद किरणें ही होती है ना। रासायनिक खतरों में कौन सा आता है? अब देखो पेपर में सवाल कैसा पूछा जाएगा माय डियर, अभी तक क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। या तो सवाल ये आएगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे होगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा नहीं है। निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा नहीं है, तो 3-4 ऑप्शन तो ये होंगे, और 1-2 कोई इनमें से दे देगा आपको। समझ रहे हैं? अभी तक आपने 2 लिख लिए भाई, मैं हटाना चाह रहा हूँ, आप एक बार इतनी दूर का लिख लो, क्योंकि जैविक खतरा लिखने के लिए मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए। सो आप वीडियो को रोक लीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए, है ना। बोर्ड आई थिंक आपको पूरा दिखाई दे रहा है, नो इश्यू। बोर्ड का मार्कर मैंने चेंज कर ही लिया, है ना। चलो जीव विज्ञान का लिखेंगे, जल्दी लिखो। चलिए, वीडियो रोक करके लिखने को कहा था, तो इतनी देर में तो आपने लिख ही लिया होगा, है ना। देखो भाई नेक्स्ट कौन सा है? जैविक खतरा। जैविक का मतलब जीव विज्ञान से संबंधित। तो जीव विज्ञान में कौन कौन से आएंगे खतरे? कहाँ रख दिया रे मार्कर, मिल गया। जैविक खतरों में देखो सबसे पहला आएगा, यहाँ लिखवा रहा हूँ, है ना, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या जीवाणु बोलते हैं क्या? क्योंकि पेपर में हो सकता है ना जीवाणु ही हो। खैर इंग्लिश की तरफ बैक्टीरिया लिखा हुआ मिल ही जाएगा। उसके बाद में देखो वायरस, है ना। ठीक है, वायरस को बोलते हैं जीवाणु यार, बैक्टीरिया को कीटाणु बोलते हैं शायद, हैं। सॉरी भाई, देख लेना थोड़ा सा। वायरस और बैक्टीरिया दोनों इंग्लिश के शब्द है। उसके बाद में देखो फंगस, ये भी इंग्लिश का ही शब्द है ना। फंगस तो मोस्टली तब होता है जब उमस टाइप का हो ना, मॉइस्चर हो, और वहाँ आपको हवा नहीं मिले, धूप नहीं मिले। फंगस से बचाव के लिए वेंटिलेशन ज़रूरी है, फंगस कभी नहीं होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी एयर सर्कुलेट होती रहे, हवा आती रहे वहाँ से, तो फंगस का तो कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं होगा। और उसके बाद में है इन्फेक्शन। अब इन सब के है ना इंग्लिश के नाम सुने हुए, हिंदी टाइम पर याद नहीं आ रही है ना। इन्फेक्शन को कुछ बोलते तो है ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप दोबारा सुनो। ये सारे शब्द जो है ना इंग्लिश के ही शब्द है, सो आप इसे इंग्लिश में याद रखें। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन्फेक्शन, ये सब किस में आएंगे? जैविक खतरे में आएंगे। बायोलॉजिकल हजार्ड की कैटेगरी में इनको रखना है। यानी अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जैविक खतरा नहीं है, तो इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन होंगे और एक इनमें से डाल देगा वो। याद रख लोगे ना। देखो शारीरिक विज्ञान से संबंधित खतरा ये है, बॉडी लैंग्वेज शॉर्ट में अगर बोले तो, मैंने इसको इतना ही नाम दिया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक खतरों में, सॉरी शारीरिक खतरों में सबसे पहला आता है बढ़ती आयु, है ना। एज बढ़ती जा रही है, आदमी काम कैसे करेगा, एफिशिएंसी पर फर्क तो आता ही है। उसके बाद में है लिंग, जैसे स्त्री पुरुष। अब राजस्थान के टेक्निकल लेवल पर में बताइए, एक महिला कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या करेंगे? उसको पोल पे तो चढ़ाने से रहे ना, तो काम का फर्क तो पड़ गया, इफेक्ट तो आ गया ना। ये वर्कलोड मेल कैंडिडेट पर बढ़ जाता है, फिर उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। यानी लिंग ये भी प्रभावित करता है एक व्यवसायिक को, जो एक ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लाइक कोई इंडस्ट्री होगी, कोई पावर प्लांट हो गया, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो गई। तो बढ़ती आयु, लिंग,
उसके बाद में है दोस्तों बीमारी। अब एक बीमार व्यक्ति है, एक हेल्दी है, दोनों में काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होगी कि नहीं बताओ। ठीक है, छोटी मोटी चलते ही बीमारी जैसे बुखार हो गया, फीवर है, तो 2-4 दिन तो काम नहीं करेगा ना, मार गया छुट्टी कर्मचारी। और थकावट भैया, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, थकावट। एक आदमी काम करने की क्षमता 1 ही घंटे की, एक 4 घंटे कर सकता है, दोनों में फ़र्क डाल दिया ना। दोबारा सुनो, शारीरिक खतरों में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला बढ़ती आयु, यानी एज के अनुसार काम करने की एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी। मेल फीमेल का फ़र्क पड़ना, महिला और पुरुष में काम का अंतर आएगा ही आएगा। बीमार और स्वस्थ व्यक्ति में काम का डिफरेंस आएगा ही आएगा, यानी बीमारी जो है वो व्यावसायिक खतरे में आती है, काम को प्रभावित करवाती है। बुखार अस्थायी रूप से एक तरह से बीमारी है, थोड़े दिन के लिए प्रभावित करती है। थकाउट यानी एनर्जी अलग अलग होना दोनों बंदों में, काम करने के जितने भी है। चलिए मनोवैज्ञानिक खतरा लिखेंगे, तब तक आप बोर्ड खाली कर दीजिए, इन दोनों को लिख लीजिए फटाफट से। ये हो गए अपने 4 प्रकार के व्यावसायिक खतरे, है ना। लिखा। चलो वीडियो रोक करके लिखने को कहा था, आई थिंक आपने लिखा होगा, है ना। 10-20 सेकंड का टाइम तो इसलिए भी देते हैं, कई बार वीडियो टाइम पे रुकता नहीं है, आगे पीछे हो जाता है। चलिए मनोवैज्ञानिक खतरे पर आते हैं। ये भी मिटा दिया क्या, यहाँ तो शारीरिक है ना, शारीरिक विज्ञान वाला खतरा यहाँ था। मनोवैज्ञानिक खतरा लिखा रहा हूँ दोस्तों, है ना। मनोवैज्ञानिक खतरों में तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट यही डालता है ना, काम के प्रति नीयत ही ख़राब होना जो कि सरकारी कर्मचारियों में देखने को मिलती भी है। बहुत सारे मिल जाएंगे, फुल है, मतलब 95% साइकोलॉजिकली सेट ही होते हैं। काम एक स्टार्ट कमांड देने तक जोर आता है। देखो सबसे पहला गलत प्रवृत्ति, है ना। गलत प्रवृत्ति का मतलब है टेंडेंसी ही ख़राब है, काम करने की नीयत ही ऐसी है कि काम करना ही नहीं है। कितना ही कुछ कह दो, क्या बोलते थे साधारण भाषा में, ढीठ बोलते हैं क्या, हैं। उसके बाद में देखो धूम्रपान। अच्छा इस चीज़ को थोड़ा मैं बता दूं, देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ना। धूम्रपान को इन्होंने मनोवैज्ञानिक खतरे में रखा है, हम इसको धूम्रपान को सीधे सीधे शारीरिक खतरों में ना ले जाएं या रासायनिक में ना ले जाएं। जैसे क्लोरीन होती है तो वो सीधा सीधा फेफड़ों को ख़राब करती है, लेकिन आप उसको शारीरिक खतरों में नहीं लेके जा सकते, वो रासायनिक खतरा कहलाएगा। इसी तरह से जैसे स्मोकिंग होती है, धूम्रपान, तो ये वैसे तो शरीर को प्रभावित करती है, सीधा सीधा शारीरिक खतरा है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से चीज़ प्रभावित कर रही है आपको, है ना। तो स्मोकिंग भी सही नहीं मानी जा रही। उसके बाद में ड्रिंकिंग वालों पर आ जाइए, एल्कोहलिक्स, कि ड्रिंक तो करना ही करना है, बोले जी शाम को ड्यूटी का टाइम हो गया, नाइट शिफ्ट में जाना है, बोले लगा के ही जाएंगे। उसके बाद में देखो अनट्रेंड, अप्रशिक्षित, ये भी काम को प्रभावित करेंगे। ये तो सबसे ज़्यादा करेंगे ही करेंगे, पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है। आइसोलेटर को लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पिघले खड़े हैं, ऑपरेटर का ही काम हो जाएगा। या फिर सर्किट ब्रेकर को ऑन पोजीशन में ही सर्विस में डाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, फेज न्यूट्रल एक साथ करे बैठे हैं। अप्रशिक्षित का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट है खराब तौर तरीका। तौर तरीका का साधारण सा क्या है, बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हो शॉर्ट में, यानी काम करने का जो तरीका है ना वो गलत है। काम करने का तरीका गलत में कैसे कैसे चीज़ें आई, जैसे इसमें खराब तौर तरीके में जनरली अपसेंट रहना, ड्यूटी पर आ ही नहीं रहे, ठीक है, आ गए तो डिसओबे कर देना। अवज्ञा समझ रहे हो ना, अवज्ञा को इंग्लिश में डिसओबे बोलते हैं। डिसओबे का मतलब अफसर ने बता तो दिया काम करने का लेकिन कर नहीं रहा है। आक्रामक बर्ताव, आक्रामक बर्ताव का मतलब क्या है, अग्रेसिव हो जाना, अफसर के ऊपर ही गर्म हो जाना। एक तो काम बता रहा है सामने से, उसी पे गर्म हो रहे कि ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। इसके अलावा और लिखवा रहा हूँ, इसी में लिखते जाना। दुर्घटना प्रवृत्ति का होना,
ऐसे भी कोई होता है क्या यार? मतलब काम ऐसा कि जनरली चोट लग गई, लापरवाही से काम कर रहे हैं, है ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में है भावात्मक उत्तेजना। भावात्मक उत्तेजना समझ गई क्या? भावात्मक उत्तेजना में जैसे लिखवा रहा हूँ आपको, जैसे हिंसा, है ना, मतलब कि इतना ख़तरनाक है कि किसी ने कुछ बोल दिया, सुन ही नहीं रहा, सीधा दे दड़ाम दे दड़ाम तो ये नहीं होना चाहिए। डराना धमकाना, बोले जी मेरे को ज़्यादा बार बार काम बताओगे तो मैं देख लूँगा तुम्हें, हैं, बाहर निकल के देखो, मुझे बार बार अगर कहोगे। और उसके बाद में देखो यौन उत्पीड़न, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, है ना। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक खतरों में आते हैं, इतने सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। मतलब इसको मेंटल बोल सकते हो शॉर्ट में आप, ठीक है ना। दिमाग की रूप से खतरा जो हो रहा है वो साइकोलॉजिकल अपन इसको बोल सकते हैं। गलत प्रवृत्ति यानी काम करने का तरीका ही गलत है। स्मोकिंग इसी में आएगा, एल्कोहलिक यानी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों मनोवैज्ञानिक में जाएंगे। अनट्रेंड होना, ख़राब तौर तरीका यानी काम करने का तरीका सही नहीं है, ड्यूटी तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, आ गया तो कहना नहीं मान रहा है, काम करने में आक्रामक बर्ताव, उल्टा सीधा कर रहा है। दुर्घटना प्रवृत्ति, काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही हो रही है, या फिर जहाँ पेचकस कसना है वहाँ हैमरिंग कर रहा है तो गलत काम होएगा ही ना, ठीक है। जहाँ इस स्क्रू से जहाँ नट कसना है वहाँ आप हैमरिंग कर रहे हो तो उल्टा काम ही है। भावात्मक उत्तेजना यानी जैसे वॉयलेंस कर रहा है, डराना धमकाना आ जाएगा, और यौन उत्पीड़न। बताओ इतनी दूर की बात समझ में आई क्या? ठीक ठाक चल रहा है मुझे लगता है। मैकेनिकल खतरा देखो, यांत्रिक खतरे में क्या आएगा? यांत्रिक खतरे में नंबर 1 लिखा है इन्होंने विचारहीन प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनको बार बार बता दिया कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है तो हो जाएगा। उसके बाद में देखो इन्होंने लिखा है कि घेराबंदी न होना। घेराबंदी न होने का मतलब क्या है कि जैसे पावर प्लांट है अपने सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हाइट पे 25-30 मीटर 50 मीटर तक की भी हाइट है, और वहाँ पर क्या है कि कई लोकेशन ऐसी है जिनमें चलते चलते क्या है कि जगह कंप्लीट हो जाती है और आगे सीधा 0 मीटर है। अब अगर वहाँ पर आपने प्रॉपर वो गार्डिंग वगैरह नहीं लगाई हुई है तो आदमी सीधा नीचे। उसके बाद में देखो सुरक्षा उपकरण न होना, काम करने के लिए भेज दिया, एक टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन को बोल रहे हैं कि जा सप्लाई ऑन करिए, उसके पास हैंड ग्लव्स तक नहीं है, तो ये चीज़ें प्रभावित करेगी। नियंत्रण उपकरण का न होना, मान लीजिए आपने कोई सिस्टम ऐसा है जिसको चलाया और उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो कैसे होगा ये? ऑटोमेटिक भी हो कि चीज़ों को सेंस करे, जैसे सिस्टम में है अपने प्लांट में एयर का, मान लीजिए कि टेम्परेचर सही नहीं है तो आ जाएगा, कूलर के लिए प्रॉपर पानी नहीं है तो सिस्टम अलार्म आएगा, सिस्टम बंद हो जाता है, लुब्रिकेटिंग या ऑयल सिस्टम अगर नहीं चल रहा है तो बंद हो जाता है। तो ये सब मैकेनिकल चीज़ों में आता है। एक बार इतनी दूर का लिख लो, बोर्ड खाली करो, बाकी बचे हुए 2 आपको और लिखवाते हैं। वीडियो को रोकिए, लिखिए। 3 लिखने अभी, है ना, सॉरी 3 नहीं 2 ही है। मनोवैज्ञानिक खतरे में इतना सारा है और यांत्रिक खतरों में ये है, फिर विद्युत और श्रम दक्षता 2 रह गए। वीडियो रोकिए और लिखिए। लिख लिया होगा, वीडियो रोक करके लिखने को बोला है, लिखा ही होगा। और लिख ज़रूर लेना यार, ये नई चीज़ें हैं, नोट्स बनते नहीं हैं, हाँ बनेंगे तो ज़रूर डालेंगे। टाइपिंग वाले नोट्स डाल ही दिए हैं, आप उनको शायद देख रहे होंगे आराम से। थ्योरी के 2 नोट्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स भी है, टाइपिंग वाले भी है, और दोनों को पढ़ना। कुछ लाइनें हैंड रिटन वाले में अलग होगी, कुछ लाइनें जो है वो उसमें अलग होगी। देखो अगला दोस्तों कौन सा है? इलेक्ट्रिकल खतरा, विद्युत का खतरा में कौन कौन सा आएगा? विद्युत खतरा में तो वही आएगा जो आप देखते आए। सबसे पहला, उपकरणों की अर्थिंग नहीं करी भैया। अर्थिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मोटर चल रही है, मोटर में आपने अर्थ नहीं किया, बात गलती है ना। 2 अर्थ होने चाहिए थे मोटर में, तो आपने एक ही नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं,
आप जिस सिस्टम पर काम कर रहे थे शॉर्ट सर्किट हो गया, अब क्या करें? शॉर्ट सर्किट में तो चिंगारी निकलेगी ना, स्पार्किंग होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, उपकरण में लीकेज करंट चल रहा था, पता नहीं लगा हमें, सीधा हाथ लगाया और काम हो गया, वैद्युतिक झटके में आएगा, है ना। खुला तार, कहीं पर ओपन वायर पड़ी थी, उसमें करंट भी आ रहा है, वायर का कोई समाधान नहीं किया, या तो उस पर टेप लगानी चाहिए थी, या वो जहाँ से आ रही है उसकी सप्लाई ऑफ करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं किया। फ्यूज न होना, है ना, फ्यूज की जगह तारें बांध रखी है, गड़बड़ होगी कि नहीं होगी बताओ। तो ये इलेक्ट्रिकल वाले में डाल दिया है अपन ने। और देखो 8वां कौन सा रह गया? एक और रह गया भाई, सॉरी। ठीक है यार, ये चीज़ें देखो बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। कोशिश करता हूँ आपको लिखवाया जाए, जितना लिखवा सकता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि पहले नहीं था, अपडेटेड सिलेबस आया है, चीज़ें मिली है तो आपको करवा रहे हैं, पेपरों में आ भी रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का खतरा नहीं है, ऐसे ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, तो शारीरिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक, इन सब में से आ सकता है, और आया है। अभी हमने देखा पंजाब लाइनमैन में। आइए श्रम शक्ति इसमें देखते हैं, दक्षता वाले में। सबसे पहला है मैनुअल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी खराब होना। मैनुअल हैंडलिंग कैसे समझोगे? हिंदी वाले नहीं समझेंगे शायद, इंग्लिश वालों को तो समझ में आ जाएगी। मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब। मैनुअल हैंडलिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को उठा करके कहीं शिफ्ट करना है, कोई आपके पास तरीका ही नहीं है। या चेन ब्लॉक लगा करके आप उठा रहे हो, मोटर को सीधा उठाना है, चेन ब्लॉक आपने टेढ़ा लगा रखा है, अगर वो लगेगी तो फाउंडेशन के जो नट बोल्ट है उसकी थ्रेड खराब हो गई, या उल्टी साइड से घिसोगे, चेन ब्लॉक टूटने का डर है। कई सारी चीज़ें हैं जो एक साथ हो सकती है। मैनुअल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी आपका सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। बिना चेन ब्लॉक लगाए उठा रहे हैं, है ना, या उस पर जो सीलिंग वगैरह ढंग से लगानी होती है वो नहीं लगाई, मोटर 5-10 फीट की हाइट पे उठ गई, उसके बाद वहाँ से स्लिप हो गई, फिर नीचे गिर गई, टूट गई। क्योंकि जनरली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील होता है तो वो हाइट से गिरते ही काम हो जाएगा। ठीक है, जो इक्विपमेंट या सिस्टम आपके पास है उसका लेआउट ही गलत होना। लेआउट गलत का मतलब क्या है कि जो रूपरेखा या चीज़ आपको बताई थी वैसी वहाँ है ही नहीं, इसमें भी आएगा। और यही चीज़ सेम इसी में है, लेकिन दोबारा डाल दी कि डिज़ाइन गलत होना। बात एक ही है, डिज़ाइन और लेआउट तो एक ही बात हो गई, इसमें दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाउसकीपिंग ख़राब होना। हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। जहाँ हमें, मैं घर का एग्जांपल दे दूँ हाउसकीपिंग में भी, जहाँ हमें चीनी का डब्बा रखना है वहाँ आपने साबुन रख रखी है, हाउसकीपिंग गलत हो गई ना। ठीक है, अपने हाउसकीपिंग में वो 5S वाला वो आते हैं, सारे ध्यान रखना है ना। हाउसकीपिंग गलत होना, ये भी आपको इसी में लिखना है। और फिर है गलत टूल का उपयोग करना। एक और लिख देना इसमें, क्या लिखोगे? गलत टूल का उपयोग। टूल उल्टे सीधे लगा रहे हो भैया, है ना, तो ये भी इसी में आएगा। चलो यहाँ तक वीडियो एक बार रुको, मैं पानी वानी पी लेता हूँ और फिर आपको NFPA चार्ट करवाता हूँ, है ना। व्यावसायिक खतरों के 8 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा किस में आता है मैंने आपको डिटेल से लिखवा दिया। चलिए, वीडियो रोक करके लिख लिया होगा यहाँ तक का। NFPA वाले की तो मैंने वैसे PDF जो है वो रिटर्न में पहले से डाली हुई थी, शायद आपने देखा होगा। देखो भैया, दोबारा करवाता हूँ। NFPA चार्ट, ठीक है, या NFPA के अनुसार खतरे, चार्ट के अनुसार खतरे या खतरों के प्रकार। पहला था व्यवसायिक, जो 8 आते हैं। NFPA का पूरा नाम मैं आपको लिखवा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेज में, इस बार तो नहीं लिखवाया है। ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन पूरा नाम है इनका। ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन पूरा नाम है, और इन्होंने 4 प्रकार के खतरे बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है,
NFPA जो चार्ट होता है इसकी आकृति जो होती है वो हीरे की जैसी होती है, डायमंड या हीरे के समान। NFPA चार्ट के अनुसार किसी खतरे की आकृति का कैसे संकेत दिया जाता है? हीरे के समान। या फिर NFPA चार्ट की आकृति कैसी है तो वो भी हीरे के समान है, वर्ग नहीं बोलेंगे उसे, डायमंड ही बोलेंगे, ठीक है। और 4 अलग अलग रंगों में खतरे को बांटा गया है। कौन कौन से 4 रंग है, मैं यहाँ तो डायमंड तो यहाँ बना देता हूँ, आई थिंक आप समझ जाओगे, है ना। इस तरह से डायमंड बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर 4 डायमंड छोटे छोटे और हैं। क्या है? इसके अंदर 4 छोटे छोटे और हैं। सही है क्या? ये लो, हो गए ना 4 छोटे छोटे और। ये है रेड कलर का यानी लाल, ये है ब्लू यानी नीला, ये है वाइट, और ये है येलो यानी पीला। NFPA चार्ट के अनुसार खतरों को कितने प्रकार दिखाए गए? 4। NFPA चार्ट की आकृति कैसी होती है? हीरे के समान। खतरे के लिए 4 किन किन रंगों का उपयोग किया गया? रेड, ब्लू, येलो और वाइट। ठीक बात है। आ जाइए ज़रा एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले रेड कलर जो होता है ये बताता है फायर का खतरा। ये बताता है कि यहाँ आग से संबंधित खतरा है, आप बचिए, यहाँ आग लगने की संभावना है। इसकी कोडिंग कैसे दी गई है दोस्तों? कोडिंग दी गई है 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक का मतलब क्या है? फिर ये है बढ़ते सीक्वेंस में। बढ़ते सीक्वेंस का मतलब है कि 0 का मतलब है कि कोई ज़्यादा खास नहीं है लेकिन कभी भी आग लग सकती है तो थोड़ी सावधानी रखें। 4 का मतलब है कि आग की फुल संभावना है, 99% आपको यहाँ आग की रिस्क है, इसलिए पूर्णतया सावधानी रखें। यानी 0 से 4 जो है ये फिर बढ़ते सीक्वेंस में है या बढ़ते क्रम में, आप यूँ समझ सकते हैं, और इनमें अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 है, इसको इन्होंने लिखा है मिनिमल, विल नॉट बर्न अंडर नॉर्मल कंडीशन। सामान्य अवस्था में ज्वलन नहीं, बर्न का मतलब है जलना, सामान्य अवस्था में कोई आग वाग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। स्लाइटली कंबुस्टेबल, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू इग्नाइट। कुछ ज्वलनशील यानी आग पकड़ेंगे, कुछ ज्वलनशील है, और अगर आपको इग्निशन यानी प्रज्वलन करना है तो प्रज्वलन हेतु उच्च ताप या ऊष्मा यहाँ आवश्यक होगी। इनको आप अगर जलाना चाह रहे हो तो आपको एक बड़ी हीट या बड़ा टेम्परेचर यहाँ पर देना होगा। नंबर 2 पर आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर यानी मध्यम होता है, ठीक ठाक है, ज्वलनशील है, आसानी से सरलता से आग पकड़ लेगा, ठीक है। फ्लैश पॉइंट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्लैश पॉइंट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, ठीक है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा तो यहाँ फ्लैश है। उसके बाद में यहाँ लिखा है सीरियस, यानी नंबर 3 जो है ये खतरनाक हो गया। फ्लेमेबल है भाई, फ्लेमेबल का मतलब है, मतलब आग है, पकड़ेगी और फ्लेम भी निकलेगी। 73 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका फ्लैश पॉइंट है, FP लिखा है मैंने शॉर्ट में, फ्लैश पॉइंट। एंड नंबर 4 में तो एक्सट्रीम लिखा है भाई। एक्सट्रीम तो आप सब समझते हैं अति उच्च होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो फ्लेमेबल या तो गैस है या फ्लेमेबल द्रव है, और श्रीमान 73 डिग्री से कम इनका फ्लैश पॉइंट है, ठीक है। ये लिख लो भाई, 1 का है ये वाला आग वाले का, ठीक है। इतनी दूर वीडियो को रोक लो और लिख लो। 0 से 4 आग वाले जो खतरे हैं वो चारों हमें कैसे कैसे बताते हैं। उसके बाद में है दोस्तों ब्लू वाला। ब्लू वाला जो नीला है ये बताता है हेल्थ हजर्ड।
हेल्थ हजर्ड का मतलब होता है स्वास्थ्य से संबंधित खतरा, ठीक है। और स्वास्थ्य से संबंधित खतरा 0 में वही न्यूनतम, यानी यहाँ कोई खतरा नहीं है। नंबर 2 पर सामान्य या फिर स्लाइटली लिख सकते हो। और जो नंबर 3 है वैसे 2, इसका मतलब है मध्यम, यानी यहाँ पर सामान्य खतरा, ठीक है। और नंबर 3 यानी वैसे ओवरऑल नंबर 4 जो आएगा ये है सीरियस, यानी खतरनाक। और टॉक्सिक भी है। टॉक्सिक का मतलब समझते हो क्या? विषाक्त, यानी जहरीला है, पूरी तरह से शरीर को प्रभावित कर सकता है। एंड नंबर 4 में अति उच्च, ठीक है। हाईली यानी उच्चतर टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक लिखा है इन्होंने, ठीक है। बाकी इसका और पीडीएफ नोटिफिकेशन नोट्स जब आएंगे तो उसमें मैं और डाल दूंगा, ठीक है ना। लिखते जाना, साथ में वीडियो रोक लिया करो, है ना। चीज़ों को रोको और लिखो। और उसके बाद में तीसरा जो येलो वाला है, यानी पीले कलर का, ये बताता है इनस्टेबिलिटी हजर्ड, यानी अस्थायित्व खतरा। इंग्लिश में लिखते हैं इनस्टेबिलिटी, ठीक है। और सेम वही है, 0 का मतलब न्यूनतम, यानी नॉर्मली स्टेबल है। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, यानी पानी के साथ कोई क्रिया नहीं होगी। यहाँ इस तरह का सिस्टम है, यानी पानी से आपको कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। चलो ये भी मैं बता ही दूँ किससे है, तो ये जनरली है ना पानी से संबंधित है। ये आग से संबंधित था, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ये पानी से संबंधित है, पीले वाला, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं न्यूनतम खतरा है, पानी के साथ कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। और जो एक है इसके बारे में बताया है कि सामान्य खतरा है, यहाँ पर स्लाइट बोला है और लिखा है कि मे रिएक्ट इफ़ हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, यानी ऐसी चीज़ है जिसे या तो गर्म करोगे या पानी के साथ मिलाओगे तो खतरा है इसमें, लाइक एसिड हो गया, ठीक है। और नंबर 2 जो है इसमें वो फिर वही मध्यम, ठीक है। नंबर 3 आपका सीरियस। और नंबर 4 एक्सट्रीम, यानी फुल, ठीक है। एक्सप्लोजिव एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर भी ये क्या करेगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। एक्सप्लोजिव का मतलब है फटना या ज्वलनशील, मान लीजिए इस तरह से कि गैसें निकलना शुरू हो जाती है ना, एक्सप्लोजन आता है ना, ठीक है। ये था आपका येलो वाला, जो कि पानी या यूं समझ लीजिए कि एसिड से संबंधित है, कि पानी के साथ एसिड की प्रक्रिया कैसी है। और उसके बाद में है वाइट, सफ़ेद रंग वाला, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हजर्ड, यानी विशिष्ट खतरे। विशिष्ट खतरों में इन्होंने अलग अलग बताया है। जैसे आपको एक पंखे की आकृति सी ऐसे दिख जाए ना, तो इस पंखे वाली आकृति का मतलब है यहाँ पर रेडिएशन, यानी विकिरण का खतरा है, ठीक है। उसके बाद में देखो W लिख करके इस पर ऐसे अंदर से क्रॉस निशान लगाया हुआ है, तो लिखा, इसका मतलब होता है यूज़ नो वाटर, यानी पानी का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। और भी है अलग अलग, जैसे COR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कोरोजिव है, यानी इसमें संक्षारण हो सकता है कभी भी। तो ये NFPA चार्ट के अनुसार खतरों के 4 प्रकार है। पूरी तरह से इसकी डिटेल आपको मैं जो टाइपिंग वाले नोट्स आएंगे इस बार उनमें प्रोवाइड करवा दूंगा, कोशिश करूंगा। खतरों के इतने ही प्रकार होते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी चीज़ें आज की इस क्लास में सीखी होगी। आई होप कि अब चीज़ें सब कुछ सही चल रही है। व्यावसायिक खतरे 8 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। NFPA चार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। अपन ने छोड़ा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। आई होप चीज़ें पसंद आ रही होगी। आराम से लिख लेना। बहुत धन्यवाद सभी को।